नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली एम्स के झज्जर परिसर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में उदार नीति, आशावाद और अवसर मौजूद हैं। लोग नए विचारों और नवाचारों से ओतप्रोत हैं। उन्होंने वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। कच्चे तेल की भंडारण सुविधाएं बढ़ाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राज्य सरकार के राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। मृतकों की संख्या 52 हुई, 5 लोग अब भी लापता। केरल के पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने आज इडुक्की, कोट्टायम और पत्तनमतिट्टा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ टीके लगाने के करीब। अब तक 99 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए। भारत ने पेइचिंग में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन में चीन की बेल्ट और सड़क पहल का कड़ा विरोध किया। और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। समाचार प्रभात में रवि कपूर के साथ मैं विमलेंदु पांडे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल करने के निकट है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के झज्जर परिसर के राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में इन्फोसिस फाउंडेशन विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और इन्फोसिस फाउंडेशन के अध्यक्ष सुधा मूर्ति भी उपस्थित रहेंगे। इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत 806 बिस्तरों वाले विश्राम सदन का निर्माण किया गया है। इसका उद्देश्य कैंसर रोगियों के साथ आने वाले उन सहयोगियों को वातानुकूलित आवास सुविधाएं प्रदान करना है, जिन्हें अक्सर लंबी अवधि के लिए अस्पतालों में रहना पड़ता है। इन्फोसिस फाउंडेशन द्वारा लगभग 93 करोड़ रुपए की लागत से इस विश्राम सदन का निर्माण किया गया है। यह राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के अस्पताल और ओपीडी ब्लॉक के करीब स्थित है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक कंपनियों को भारत में तेल और गैस की खोज और विकास कार्य में निवेश के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि देश में खुलापन, आशावाद और अवसर मौजूद हैं तथा लोग नए विचारों और नवाचारों से ओतप्रोत हैं। प्रधानमंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत को तेल और गैस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ सुधार जारी रहेंगे। श्री मोदी ने कच्चे तेल के लिए भंडारण सुविधाएं बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया है। देश में अब राजस्व के बजाय उत्पादन बढ़ाने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। श्री मोदी ने पिछले 7 वर्षों में तेल और गैस क्षेत्र में सुधारों पर विस्तार से चर्चा की।
इनमें खोज और लाइसेंस नीति, गैस विपणन, कोयला खान से निकलने वाली मीथेन के बारे में नीति, कोयला गैसीकरण और भारतीय गैस विनिमय में हाल के सुधार शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 6-7 वर्षों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लोगों को ये विश्वास दिलाने में सफल रही है कि राजनीतिक इच्छाशक्ति से भ्रष्टाचार पर नियंत्रण संभव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के संयुक्त सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि सरकार प्रशासनिक स्तर पर लगातार सुधार कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को ये भरोसा भी हो गया है कि सरकार किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेगी। भ्रष्टाचार, करप्शन, छोटा हो या बड़ा, वो किसी न किसी का हक छीनता ही है। ये देश के सामान्य नागरिक को उसके अधिकारों से वंचित करता है, राष्ट्र की प्रगति में बाधक होता है और एक राष्ट्र के रूप में हमारी सामूहिक शक्ति को भी प्रभावित करता है। आप सभी साथियों पर, जिन संस्थानों से आपका संबंध है, उन पर करप्शन रूपी अन्याय को खत्म करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार समाज के गरीब से गरीब व्यक्ति के विकास पर ध्यान दे रही है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखने के अवसर पर श्री मोदी ने ये बात कही। जो बेघर है, झुग्गी में है, जब उसको पक्का घर मिले, जब घर में शौचालय हो, बिजली का कनेक्शन हो, गैस का कनेक्शन हो, नल से जल आए, तो गरीब का आत्मविश्वास अनेक गुना बढ़ जाता है। अब ये सुविधाएं तेजी से गरीब तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने लोगों के विकास की उपेक्षा की और केवल अपने परिवारों के विकास पर ध्यान दिया। जो पहले सरकार चला रहे थे, उन्होंने गरीब के दर्द की परवाह नहीं की। पहले की सरकार ने अपने कर्म को घोटालों से जोड़ा, अपराधों से जोड़ा कि इन लोगों की पहचान समाजवादियों की नहीं, परिवारवादी की बन गई। इन लोगों ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का और उत्तर प्रदेश का हित भूल गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बौद्ध दर्शन का केंद्र है और कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बौद्ध धर्म को श्रद्धांजलि है। उन्होंने कल उत्तर प्रदेश में इस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और चलाए जा रहे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। उत्तराखंड में तेज वर्षा से भारी तबाही हुई है। श्री शाह कल देहरादून पहुंचे थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। कल शाम देहरादून पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह आज राज्य के वर्षा प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरा करेंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री देहरादून के जौलीग्रांट में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक भी करेंगे, जिसमें शाह बचाव और राहत कार्यों का जायजा लेंगे। गौरतलब है कि भारी बारिश से राज्य में मृतकों का आंकड़ा 52 हो गया, जबकि 5 अभी भी लापता हैं। भारी बारिश से कुमाऊं मंडल सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां सबसे अधिक 49 मौतें हुई हैं। राज्य में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और राज्य मंत्री धन सिंह रावत के साथ कल नैनीताल जिले के बारिश प्रभावित रामगढ़ का दौरा किया और नुकसान का जायजा लिया। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, देहरादून। केरल में कल शाम कई पर्वतीय क्षेत्रों में तेज वर्षा हुई है। कोझिकोड, वायनाड, मल्लपुरम, पलक्कड़, कोट्टायम के पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश हुई। कई स्थानों पर जमीन धंसने की घटनाएं भी हुई, लेकिन किसी की मृत्यु होने की कोई खबर नहीं है। मौसम विभाग ने आज इडुक्की, कोट्टायम और पतनमतिट्टा जिलों में बहुत तेज बारिश की संभावना व्यक्त करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 5 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति इस समय बिहार की 3 दिन की यात्रा पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार विधानसभा भवन के 100 साल के सफर के साक्षी बनेंगे। शताब्दी समारोह को संबोधित करने के पहले वे विधानसभा परिसर में शताब्दी स्मृति स्तंभ का शिलान्यास करेंगे। 25 फीट ऊंचे इस स्तंभ की स्थापना विधानसभा भवन के 100 वर्ष पूरे होने की याद में हो रही है। इसके बाद राष्ट्रपति बोधि वृक्ष का पौधा लगाएंगे। पीपल के पवित्र पौधे को 2 बौद्ध भिक्षुओं ने विशेष तौर पर बोध गया से लाया है। शताब्दी समारोह के लिए सभी पूर्व और वर्तमान विधायकों के अलावा सांसदों को आमंत्रित किया गया है। इसमें झारखंड में रहने वाले कई माननीय भी हैं जो संयुक्त बिहार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 99 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। 70 करोड़ 68 लाख से अधिक लोगों ने पहला टीका और 29 करोड़ 16 लाख से अधिक लोगों ने दोनों टीके लगवा लिए हैं। मिलकर विश्व बचाएं सबकी जिम्मेदारी, ये संकट दूर भगाएं जन जन भागीदारी। टीकाकरण से ही मात खाएगी ये महामारी। है विराट है विशाल भारत का संदेश, टीके से बचा है देश, टीके से। स्वस्थ होने की दर 98.14% हो गई है, जो पिछले वर्ष मार्च के बाद सर्वाधिक है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली एम्स के झज्जर परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में उदार नीति, आशावाद और अवसर मौजूद हैं। लोग नए विचारों और नवाचारों से ओतप्रोत हैं। उन्होंने वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की, कच्चे तेल की भंडारण सुविधाएं बढ़ाने का आह्वान किया। गृहमंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राज्य सरकार के राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। मृतकों की संख्या 52 हुई, 5 लोग अब भी लापता। केरल के पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने आज इडुक्की, कोट्टायम और पतनमतिट्टा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ टीके लगाने के करीब। अब तक 99 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए। भारत ने पेइचिंग में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन में चीन की बेल्ट और सड़क पहल का कड़ा विरोध किया। और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। आज पुलिस स्मृति दिवस है। देश के प्रति पुलिसकर्मियों की वफादारी और सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था और सर्वोच्च बलिदान दिया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल कड़ी चौकसी बरतने के साथ हाई अलर्ट पर हैं। इस महीने आतंकवादियों द्वारा नागरिकों की निर्मम हत्या किए जाने के बाद कश्मीर घाटी में रहने वाले भयभीत नागरिकों, प्रवासी श्रमिकों और अल्पसंख्यकों में रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के एक प्रयास के अंतर्गत सुरक्षा बल बिना थके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। भारत ने पेइचिंग में हाल में संपन्न दूसरे संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन में चीन की बेल्ट और सड़क पहल BRI और इसकी कथित फ्लैगशिप परियोजना चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे CPEC का कड़ा विरोध किया है। चीन में भारतीय दूतावास की प्रथम सचिव प्रियंका सोहोनी ने चीन की BRI पहल का विरोध किया, लेकिन जब वे इन विवादित परियोजनाओं पर भारत की आपत्ति व्यक्त कर रही थीं, तभी अचानक उनका माइक बंद हो गया था। ये सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक विभाग के तत्वावधान में चीन ने 14 से 16 अक्टूबर तक पेइचिंग में आयोजित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक गोवा में हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में व्यक्तिगत रूप से शामिल होने वाले मीडिया प्रतिनिधियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। आवेदकों का टीकाकरण होना चाहिए और उन्हें पंजीकरण पोर्टल पर टीकाकरण प्रमाण पत्र अपलोड करना चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने प्रधानमंत्री और विदेश मंत्रालय को लिखे पत्र में मछुआरों के मुद्दे के स्थायी समाधान पर बल दिया है। उनका कहना है कि श्रीलंका की नौसेना भारतीय मछुआरों को बार बार परेशान कर रही है। मुख्यमंत्री ने भारत के 3 मछुआरों को श्रीलंका की नौसेना द्वारा डुबोने के प्रयास के हाल के मामले में ये पत्र लिखा है। 3 मछुआरों में से 2 को बचा लिया गया है और 1 लापता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के इलाकों में वायु गुणवत्ता आयोग ने 963 निर्माण स्थलों और संबंधित एजेंसियों पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति के रूप में 3 करोड़ रुपए से अधिक का प्रभार लगाया है। ये जुर्माना कचरा प्रबंधन नियमों और धूल कम करने के उपायों का पालन न करने पर लगाया गया है। आयोग ने 52 स्थानों पर काम रोकने के आदेश भी दिए हैं। आयोग दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों के साथ इन नियमों का कड़ाई से पालन का मामला उठाता रहा है। निर्माण और तोड़फोड़ स्थलों से निकलने वाली धूल वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण है। दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 153 रन का लक्ष्य 17 ओवर और 5 गेंद में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। उधर अबुधाबी में ग्रुप ए क्वालिफायर मैच में श्रीलंका ने आयरलैंड को 70 रन से पराजित किया। इसी ग्रुप के अन्य क्वालिफायर मैच में नामीबिया ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। 23 अक्टूबर से शुरू होने वाले सुपर 12 में क्वालिफायर की शीर्ष 4 टीमें शामिल होंगी। आकाशवाणी 2020 विश्व कप के मुख्य मुकाबलों का आंखों देखा हाल प्रसारित करेगा। भारत का पहला मैच 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के साथ होगा। आज आजाद हिंद दिवस है। इसे आजाद हिंद फौज की स्थापना दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर फिल्म प्रभाग आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 2 बायोपिक दिखाएगा। आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें हिंदी में नेताजी के शीर्षक वाली 21 मिनट की जीवनी और द फ्लेम बर्न्स ब्राइट नाम का 43 मिनट का वृत्त चित्र शामिल है। इन फिल्मों को फिल्म प्रभाग की वेबसाइट और यूट्यूब चैनलों पर भी देखा जा सकता है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार की विशेष श्रृंखला वीर गाथा में आज शाम परिक्रमा कार्यक्रम में सुने प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानियां। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के अब तक के सबसे बड़े संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार आपके लिए प्रतिदिन इस संग्राम की एक झलक लेकर आता है। 21 अक्टूबर 1934 को जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव जैसे नेताओं ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। रूसी क्रांति की सफलता ने 1920 और 1930 के दशक के दौरान भारतीयों के मन में समाजवाद के बीज बो दिए थे। बड़ी संख्या में युवा असहयोग आंदोलन को वापस लेने और राष्ट्रवादियों के राजनीतिक कार्यों से असंतुष्ट थे। इन विचारधाराओं को भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान प्रचारकों ने आगे बढ़ाया।
इस प्रकार 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने किसानों तथा श्रमिकों को संगठित करने में मदद की, साम्राज्यवाद विरोध को बढ़ावा दिया और गरीबी तथा जमींदारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। ये गतिविधियां उस समय और तेज हो गईं, जब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और ब्रिटिश शासकों द्वारा गिरफ्तार किए गए शीर्ष नेताओं की अनुपस्थिति में आंदोलन को जिंदा रखा। 21 अक्टूबर 1943 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आजाद हिंद की अनंतिम सरकार की स्थापना की घोषणा की। इसे अर्जी हुकूमती आजाद हिंद के नाम से जाना जाता था। अनंतिम सरकार ने न केवल बोस को जापानियों के साथ समान स्तर पर बातचीत करने में सक्षम बनाया, बल्कि आईएनए में शामिल होने और समर्थन करने के लिए पूर्वी एशिया में भारतीयों को लामबंद करने में मदद की। नेताजी ने संपूर्ण लामबंदी की घोषणा की। कोई नहीं कह सकता है जिन लोग इस जंग में शरीक होंगे उनसे कितने लोग निकलेंगे जिंदा हो। हम जिंदा रहेंगे या तो मरेंगे, कोई बात नहीं है। बात सही बात यह है, आम बात यह है, आखिर में हमारी कामयाबी होगी, हिंदुस्तान आजाद होगा। उन्होंने कहा, पूर्वी एशिया में रहने वाले 30 लाख भारतीयों के लिए धन और जनशक्ति सहित अपने सभी उपलब्ध संसाधनों को जुटाने का समय आ गया है। आधे अधूरे मन से किए गए उपायों से काम नहीं चलेगा। इस संपूर्ण लामबंदी से मुझे कम से कम 3 लाख सैनिकों और 3 करोड़ यानी $30 मिलियन की उम्मीद है। आजाद हिंद की अनंतिम सरकार के गठन के साथ सशस्त्र संघर्ष के लिए भारतीय समुदायों की लामबंदी तेज हो गई थी। मलाया, थाईलैंड और बर्मा के कई भारतीय नागरिकों ने उत्साह दिखाया। अन्य लोगों ने आईएनए फंड में उदारतापूर्वक धन और सोने का योगदान दिया। बोस की रैलियों और बैठकों में भाग लेने के बाद महिलाओं ने अपने आभूषण दिए तो अमीर भारतीय परिवारों ने बड़ी धनराशि दान की। इसके अलावा कपड़े, खाद्य पदार्थ और अन्य वस्तुएं भी दी गईं। भारतीय समुदायों से भारी दान के प्रबंधन के लिए अप्रैल 1944 तक रंगून में आजाद हिंद बैंक की स्थापना कर दी गई थी। नेताजी ने स्वतंत्र भारत की भावी राष्ट्रीय सेना के रूप में मुक्ति सेना की परिकल्पना की और युद्ध के नारे के साथ लोगों का आह्वान किया, कॉमरेड मेरे सैनिकों, अपनी लड़ाई को नारा दो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। दिल्ली जाएंगे, हम अपना हिंद बनाएंगे, फौजी बन के रहना है तो अनंतिम सरकार में सुभाष चंद्र बोस उसके प्रमुख, प्रधानमंत्री और युद्ध तथा विदेश मामलों के मंत्री थे। कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने महिला संगठन का नेतृत्व किया, जबकि एसए अय्यर ने प्रचार और प्रसार विंग का नेतृत्व किया। रास बिहारी बोस को सर्वोच्च सलाहकार के रूप में नामित किया गया। इस घोषणा के तुरंत बाद अनंतिम सरकार को विभिन्न देशों से मान्यता मिल गई थी। आजाद हिंद फौज ब्रिटिश ताकत के लिए एक आसन्न खतरा थी। श्री कृष्ण सिन्हा का जन्म 21 अक्टूबर 1887 को बिहार के नवादा जिले में हुआ था। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें कई बार जेल में डाला गया। उन्होंने 8 साल जेल में बिताए थे। स्वतंत्रता संग्राम में अपनी भागीदारी के साथ साथ श्री कृष्ण सिन्हा ने एक सक्षम प्रशासक और विधायक के रूप में भी योगदान दिया। उन्होंने 1927 में बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किया। उन्हें 1937 में बिहार प्रांत के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। श्री कृष्ण सिन्हा ने बाद में भारतीयों की सहमति के बिना द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के भारत को शामिल करने के सवाल के विरोध में इस्तीफा दे दिया। श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार प्रांत से संविधान सभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। विधानसभा में उन्होंने विषयनिष्ठ प्रस्तावों से संबंधित चर्चाओं में सक्रिय भाग लिया। स्वतंत्रता के बाद श्री कृष्ण सिन्हा को बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्हें जमींदारी व्यवस्था को खत्म करने, कोसी, अघौर और सकरी में नदी घाटी परियोजनाओं को लागू करने और बिहार में तेल शोधन तथा उर्वरक उत्पादन जैसे भारी उद्योगों की शुरुआत करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री के रूप में जाना जाता था। 31 जनवरी 1961 को उनका निधन हो गया। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग श्रृंखला का ये अंक समाप्त हुआ।
मिलते हैं कल अगली कड़ी में। और अब एक नजर आज के मौसम पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में आसमान साफ रहेगा। मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में बादल छाए रहेंगे। उत्तर भारत में श्रीनगर, लेह और गिलगित, जम्मू और मुजफ्फराबाद में आसमान साफ रहेगा। देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र इम्फाल, शिलांग, कोहिमा, आइजोल, अगरतला और गुवाहाटी में बादल छाए रहने और 1-2 स्थान पर वर्षा होने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। रवि, अब बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। विमलेंदु कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन अखबारों की अहम खबर है। जनसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को शीर्षक दिया है, बुद्ध भारत के संविधान के प्रेरणा स्रोत। लोक सत्य का शीर्षक है, 4 साल में तैयार होंगे 200 से अधिक एयरपोर्ट। उड़ान योजना के अंतर्गत 900 से अधिक विमान मार्ग स्वीकृत किए गए। राजस्थान पत्रिका की बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर में प्रवासी मजदूरों की हत्याओं में शामिल 2 और आतंकी ढेर। शोपियां मुठभेड़ में 1 जवान शहीद। नई रणनीति के अंतर्गत हर आतंकी और उसके सभी संभावित सहयोगियों की मैन टू मैन मार्किंग हो रही है। हाइब्रिड आतंकियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। अमर उजाला की खबर है, जिस शहर में हैं वहीं परीक्षा दे सकेंगे 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने टर्म 1 परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को दी बड़ी राहत। तेल और गैस क्षेत्र की प्रमुख वैश्विक कंपनियों के प्रमुखों से प्रधानमंत्री की वार्ता पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, तेल गैस क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनेंगे। श्री मोदी ने इन कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। तेल सचिव तरुण कपूर के हवाले से पत्र लिखता है, कच्चे तेल का आयात बिल घटाने को भारत की नई तैयारी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के एम्स के झज्जर परिसर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान में विश्राम सदन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में उदार नीति, आशावाद और अवसर मौजूद हैं। लोग नए विचारों और नवाचारों से ओतप्रोत हैं। उन्होंने वैश्विक तेल और गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की, कच्चे तेल की भंडारण सुविधाएं बढ़ाने का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह आज उत्तराखंड में बाढ़ की स्थिति और राज्य सरकार के राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। मृतकों की संख्या 52 हुई, 5 लोग अब भी लापता। केरल के पर्वतीय क्षेत्रों में तेज बारिश। मौसम विभाग ने आज इडुक्की, कोट्टायम और पत्तनमतिट्टा जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह को संबोधित करेंगे। भारत कोविड टीकाकरण अभियान में 100 करोड़ टीके लगाने के करीब। अब तक 99 करोड़ 85 लाख से अधिक टीके लगाए गए। आज पुलिस स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए। भारत ने बीजिंग में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सतत परिवहन सम्मेलन में चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का कड़ा विरोध किया। और दुबई में 2020 क्रिकेट विश्व कप के अपने दूसरे अभ्यास मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।